हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। तो स्वागत करता हूं मैं अजय पटेल आपका एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जर्नी में। आपका स्वागत करता हूं प्री ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में देखा कि हम इन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के देखते हुए एग्रोनॉमी का फुल ऑफ कोर्स कराने वाले हैं। तो हम MPPAT, जेट, यूपी कैटेट, BEC, CUT, ICR, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पूछी जाने वाली समस्त प्रश्नों को पूछे जाते हैं, उनकी थ्योरी कवर करते हैं। तो ये हमारी थ्योरी क्लास की सेकंड क्लास है। हमने प्रीवियस ईयर्स वीडियो में एग्रीकल्चर में आने वाली प्रमुख क्रांतियां के बारे में बात कर ली थी। तो अब अगला टॉपिक देखते हैं आज की क्लास में। चलिए देखते हैं आज की थ्योरी क्लास। तो आपको स्टडी के मामले में किसी भी प्रकार की डिप्रेशन में नहीं जाना, टेंशन नहीं लेनी। क्या है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि सास भी कभी बहू थी। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है अपना सामान्य रूपांतरण गुणांक। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या है इस टॉपिक में। जैसा कि हम जानते हैं, 1 हेक्टेयर बराबर आपका 10,000 वर्ग मीटर होता है, या 4 बीघा होता है, या आपका 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। 10,000 मीटर स्क्वायर होता है आपका 1 हेक्टेयर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 1 एकड़ बराबर आपका 0.4047 हेक्टेयर होता है। ठीक है, 1 हेक्टेयर बराबर 2.7 एकड़ होता है। 1 हेक्टेयर बराबर 2.47 एकड़ होता है। 1 एकड़ बराबर 4850 गज होता है जी। 1 वर्ग गज इक्वल टू 9 वर्ग फुट होता है। आगे देखते हैं तो आपका 1 वर्ग गज बराबर 0.8361 वर्ग मीटर होता है। 1 वर्ग फुट इक्वल टू आपका 144 वर्ग इंच होता है। और 1 वर्ग मीटर इक्वल टू 10.47 वर्ग फुट होता है। 1 वर्ग फुट इक्वल टू 0.0929 वर्ग मीटर होता है जी। 1 वर्ग इंच इक्वल टू 6.45 वर्ग सेंटीमीटर होता है। 1 वर्ग मील 2.59 वर्ग किलोमीटर होता है। 1 मील इक्वल टू 1.609 किलोमीटर होता है। और 1 वर्ग मील इक्वल टू 640 एकड़ होता है। आगे देखें तो 1 मील बराबर 640 एकड़ होता है। और 1 वर्ग सेंटीमीटर 0.155 वर्ग इंच होता है। 1 एकड़ इक्वल टू आपका होता है 43,560 वर्ग फुट। 1 फुट इक्वल टू होता है आपका 3.48 सेंटीमीटर। और 1 इंच इक्वल टू होता है 2.54 सेंटीमीटर। चलिए आगे देखते हैं और यूनिट क्या है आपके सामान्य रूपांतरण में। 1 क्यूसेक की बात की जाए तो 28.32 लीटर प्रति सेकंड में जो पानी की मात्रा बहती है उसे ही कहते हैं। ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। और क्यूमेक इक्वल टू 1000 लीटर 1000 लीटर प्रति सेकंड में जितना पानी बहता है उसे उसे ही आपका 1 क्यूसेक कहते हैं। और ये पानी कहाँ पर बहता है, जैसे आपकी खेतों में नहरें बनाई जाती हैं, इस प्रकार से नहरें बनाई जाती हैं। तो उनमें पानी मापने के लिए इकाइयाँ दी गई हैं, यूनिटें हैं। तो 1 क्यूसेक बराबर 28.32 लीटर पानी प्रति सेकंड बहेगा तो उसे 1 क्यूसेक में मापा जाएगा। ठीक है, और 1 क्यूमेक 1000 लीटर प्रति सेकंड पानी बहेगा तो उसे इसमें मापा जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ओजोन परत की मोटाई आपकी 300 डेप्सोन अर्थात
आपके मिलीमीटर में है 2.5 से 3 मिलीमीटर है। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक देखते हैं कौन सा है। जनरल एग्रोनॉमी की क्लास का अपनी। तो अगला टॉपिक है कृषि में काम आने वाले वैज्ञानिक यंत्र। आपका हर एग्जाम में इससे संबंधित एक क्वेश्चन पक्का रहता है जी। इससे कृषि यंत्रों से, कृषि से संबंधित, कृषि में काम आने वाले यंत्र से एक क्वेश्चन आपका बिल्कुल 100% पूछा जाता है जी। तो इधर इनका नाम देखेंगे और किस काम आता है वो देखेंगे। ऑक्जेनोमीटर आपका पादप वृद्धि का मापन किया जाता है। लाइसोमीटर बाष्प उत्सर्जन ज्ञात करना। अब आप कहेंगे बाष्प उत्सर्जन क्या होता है, तो मैं आपको समझा देता हूँ। बाष्प उत्सर्जन क्या होता है, जैसे कि आपकी एक खेत है, इसमें आपकी कोई भी फसल बोई हुई है, ये आपकी फसल है पूरे खेत में। अब इसमें आपने की सिंचाई इस खेत में, ठीक है, सिंचाई कर दी। अब जो बाष्प उत्सर्जन होगा कहाँ से, जमीन से, और पत्तियों से होगा आपको जी नहीं, इधर से आपकी जल की हानि होगी जिसे आप बाष्पीकरण कहते हैं। खेत से होगा आपका जल की हानि होगी जो उसे आप बाष्पीकरण कहेंगे। सिंचाई की थी जो पानी उड़ेगा, वातावरण में जाएगा वापस भाप बनकर, और जो आपका पत्तियों द्वारा, पेड़ के तने द्वारा, पौधे द्वारा जो पानी छोड़ा जाएगा, पानी की हानि होगी जिसे आप बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इन दोनों बाष्पीकरण ठीक है, प्लस बाष्पोत्सर्जन, तो इस क्रिया को आप क्या कह देते हैं, बाष्पोत्सर्जन। आपका एक तो जमीन से जल का बाष्पीकरण हो रहा है और पौधों से बाष्पोत्सर्जन हो रहा है, तो इस क्रिया को आप बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो दोनों माध्यमों से हुई जो जल की हानि, उसको ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, लाइसीमीटर का प्रयोग किया जाता है। ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब का मापन, हर एग्जाम में पूछा जाता है आपका, जैसे जट 2012 में पूछा गया, आईसीआर 2006 में जो अब आपका सीयूटी के नाम से होता है, 2007 में आईसीआर, 2011 में, 2012 में बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब याद करने के लिए पूछा जाता है। ठीक है, न्यूट्रॉन आर्द्रता मापी, मृदा की नमी ज्ञात करना। जिप्सम ब्लॉक उपकरण, मृदा में विद्युत प्रतिरोधी ज्ञात करना, मृदा में नमी ज्ञात करना। जिप्सम ब्लॉक उपकरण का उपयोग मृदा में नमी ज्ञात करना और मृदा में विद्युत प्रतिरोधी ज्ञात करना। हाइड्रोमीटर, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, द्रव्य का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करना, द्रव्यों का, जो आपका जेड 2011 में क्वेश्चन पूछा गया, 2014 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फोटोमीटर, प्रकाश की तीव्रता का मापन। जैसे सूर्य से आपको मालूम है कि जो ऊर्जा आती है, जो प्रकाश आता है, जो छोटे छोटे कणों के रूप में जैसे आप फोटो या पैकेट बोलते हैं इसके रूप में आता है। तो प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश नीचे आ रहा है उसको मापने के लिए आपके फोटोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, रेन गेज, वर्षा की मात्रा याद करने में, वर्षा मापी, इसे रेन गेज को हिंदी में वर्षा मापी कहते हैं। ठीक है, आप इधर ऐड कर लीजिए, वर्षा मापी, रेन गेज या वर्षा मापी। आगे देखते हैं। कैलोरीमीटर, ऊर्जा का मापक यंत्र। कैलोरीमीटर किसी भी वस्तु से ली गई या दी गई ऊर्जा का मापन करने के लिए जो जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसे कैलोरीमीटर कहते हैं। इसका मापन किसी वस्तु को दी गई अथवा उससे ली गई ऊर्जा का मापन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला है आपका माइक्रोमीटर, सूक्ष्म जीवों का आकार मापना। क्योंकि हम नग्न आंखों से देख तो नहीं सकते हैं सूक्ष्म जीवों को, इसी प्रकार सूक्ष्म जीवी को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार सूक्ष्म जीवों का आकार मापने के लिए माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और अगला है आपका क्रेस्कोग्राफ, पौधों की वृद्धि। इस प्रकार ग्राफ में की जाती है, घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में। ग्राफ में जो मापने की विधि होती है पौधों की वृद्धि, उस यंत्र क्या नाम है, क्रेस्कोग्राफ। ठीक है,
लैक्टोमीटर, दूध का अपेक्षित घनत्व मापने के लिए। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम में पूछ सकता है आपका MPPAT, मतलब हर एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं सैक्रीमीटर। सैक्रीमीटर का उपयोग विलयन की शर्करा मापने में। टेंसियोमीटर वेरी इंपॉर्टेंट, मृदा में पृष्ठ तनाव नमी मात्रा ज्ञात करने में किया जाता है। आप यह देख सकते हैं कब कब आया है। प्लानीमीटर आपका जो है, प्लानीमीटर पत्ती की सतह का क्षेत्रफल मापना। जो आपकी इस प्रकार पत्ती रहेगी, इसका जो क्षेत्रफल है सारा, यहाँ से इस किनारे से इस किनारे तक और यहाँ से लेकर पूरा मापने के लिए प्लानीमीटर का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं थर्मोहाइग्रोग्राफ। इसका उपयोग तापक्रम व नमी दोनों नापना है। ब्रिक्स हाइड्रोमीटर, विलयन या चाशनी में शर्करा की मात्रा या बायन जो आपकी जौ से बनाई जाती है, या जो आपकी जो आप एल्कोहल का प्रकार है एक आपकी बायन, ठीक है, अंगूर से बनाई जाती है। थर्मोग्राफ, थर्मोग्रोग्राफ, थर्मोग्रोग्राफ नमी दोनों माप किया जाता है। और ये आपकी चाशनी शर्करा मापना। रिफ्रैक्टोमीटर, तो इससे रिफ्रैक्टोमीटर आपका विलयन चाशनी में शर्करा की मात्रा ज्ञात करना गन्ने के रस में से। तो इसकी इकाई होती है जो रिफ्रैक्टोमीटर में जो रीडिंग आती है उसको TS के रूप में लिखा जाता है। इसका फुल फॉर्म है टोटल सोल्यूबल सॉलिड, टोटल सोल्यूबल सॉलिड। ब्यूटारोमीटर, दूध की वसा का मापन मात्रा ज्ञात करना, ठीक है, दूध में वसा की मात्रा ज्ञात करना ब्यूटारोमीटर से की जाती है। एनीमोमीटर, वायु का वेग, वायु का वेग गति ज्ञात करने में एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स इन दोनों में एक कन्फ्यूजन होता है, ठीक है, इनको आप इंग्लिश में लिखिएगा, इंग्लिश में इंग्लिश के शब्द हैं, तो इनमें कन्फ्यूजन होता है किससे दिशा मापी जाती है और किससे वायु का वेग मापा जाता है या गतिमान से तीव्रता मापी जाती है। तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ, ठीक है, अपने हिसाब से भी आप याद रख सकते हैं, याद कर पाते हैं, बट कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो विंड वाइन, तो आपका विंड वाइन है, तो इससे तो आपकी क्या मापी जाती है, वायु की दिशा। तो आप इसमें देखिए, इसमें W आ रहा है शुरू में विंड वाइन में, ठीक है, तो हमारी जो 4 डायरेक्शन है उनमें से एक दिशा आपकी वेस्ट है, पश्चिम दिशा है, तो आप उससे याद रख सकते हैं कि वायु की दिशा का ज्ञात करने के लिए विंड वाइन का यूज किया जाता है। और बचा आपका एनीमोमीटर, तो इससे आपकी वायु का वेग ज्ञात किया जाता है। इस प्रकार आप याद रख लेना। और विंड स्कूप रहता है जो आपका, उससे वायु की दिशा एवं वेग दोनों दोनों ज्ञात किया जाता है। तो ये आपके इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। आगे है आपका एरोमीटर या टेंसियोमीटर। तो मृदा का तनाव जो पृष्ठीय तनाव होता है उसको ज्ञात करने के लिए टेंसियोमीटर या एरोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला है आपका कर्व कार्ड, दिन में प्रकाश की अवधि ज्ञात करना, ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है। रेसोमीटर, औस की मात्रा जो आपकी ड्यू होती है रात को बरसती है, आपने देखा होगा क्या आपके घास वगैरह पर दिखती है, तो ड्रेसोमीटर से ड्यू मापी जाती है, आपकी औस मापी जाती है। अगला है आपका एबो एबिपोरीमीटर, एबोपोरीमीटर, ये कहाँ गया आपका, ये है, ठीक है, बाष्पीकरण को मापना इसका कार्य है। सेलीमीटर, नमक के घोल में नमक की मात्रा ज्ञात करना, सेलीमीटर है। और सेलिनोमीटर आपकी नमक में घोल की नमक की मात्रा, दोनों का एक ही काम है, तो आप कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंफ्रारेड थर्मामीटर, ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। फसल की सतह का तापमान ज्ञात करना, फसल की सतह का तापमान ज्ञात करना। विस्कोमीटर, तरल की श्यानता ज्ञात करना। अल्टीमीटर,
ऊंचाई ज्ञात करना, रिफ्लेक्टोमीटर परावर्तन नापने के लिए, जैसे कोई प्रकाश अपारदर्शी सतह से टकराता है तो वो पुनः अपनी एक निश्चित दिशा में लौट जाता है, उसको मापने के लिए आपको रिफ्लेक्टोमीटर, रिफ्लेक्शन होता है उसका ही रिफ्लेक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। पारसम फिल्म, पारसम फिल्म का उपयोग सिंचाई जल की मात्रा ज्ञात करने में किया जाता है। वायु दाब मापी में आपकी वायुमंडलीय दाब का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और आपका हाइग्रोमीटर वायु में उपस्थित नमी की मात्रा या आर्द्रता कहते हैं, जिसे आप उसको मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, हाइड्रोमीटर का। और जेल मीटर, एल्कोहल विधि, पैक्टिन परीक्षण, जो आपकी जैम जेली बनाई जाती है अमरूद से, उसमें पैक्टिन परीक्षण के लिए जेल मीटर या एल्कोहल विधि से पैक्टिन की मात्रा का ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। मृदा ताप मापी से मृदा का ताप ज्ञात किया जाता है। ऑस्मोमीटर से आपका परासरण दाब ज्ञात किया जाता है। मोनोमीटर से आपका जड़ दाब मापन किया जाता है। और पीजोमीटर से भूमिगत जल का स्तर ज्ञात किया जाता है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ट्रेंडोमीटर मटर की परिपक्वता का मापन, मटर तोड़ने लायक है या नहीं, तो आपके ट्रेंडोमीटर का उपयोग मटर की परिपक्वता का मापन करता है। पोमोमीटर, पोटोमीटर वाष्प उत्सर्जन की मात्रा, पौधों से जल की हानि को मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है वो है आपका पीजोमीटर, फोटोमीटर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ट्रेंडोमीटर मटर की परिपक्वता देख लिया है। स्टेनमेंसन स्क्रीन, वातावरण में तापमान मापन के लिए थर्मोमीटर इसमें रखते हैं। स्टेनमेंसन स्क्रीन का उपयोग किया जाता है। माइक्रोमीटर, सूक्ष्म जीवों का आकार मापने के लिए। मेज सेलर, भुट्टो में दाना अलग करना मशीन है, यंत्र है ये आपकी। राइजोमीटर, जड़ सतह मापने के लिए। ओडीआर, मृदा में वायु मापने का यंत्र, ओडीआर। फेदोमीटर आपकी समुद्र की गहराई मापने के लिए। प्रवणता मापी ढलान का कोण मापने के लिए। और ब्यूटीफुल स्केल आपका वायु वेग प्लस बल मापने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और एक ऊपर आपका रह गया, उसे हम दिखा देते हैं आपको, वो है आपका रेज मेकर। रेज मेकर क्यारी बनाने वाला यंत्र होता है। ठीक है, चलिए आगे अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है आपका विभिन्न फसलों में तेल की मात्रा। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, इससे हर एग्जाम में आपका एक प्रश्न निश्चित है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। तो अगला टॉपिक आपका है विभिन्न फसलों में तेल की मात्रा, अमाउंट ऑफ ऑयल इन वेरियस क्रॉप्स। विभिन्न फसलों में जो तिलहनी फसलें हैं आपकी, ऑयल क्रॉप है, उनमें तेल की मात्रा देखते हैं। तो फर्स्ट है आपका अलसी। अलसी में आपकी 30 से 40% मात्रा है। आरबीसी बुक के अनुसार 33 से 47% है। अरंडी में 50 से 55%। BHU 2013-2014 में पूछा गया है प्रश्न। कुसुम में 28 से 32%, या जेट में आप कह सकते हैं 30 से 35, मतलब आरबीसी बुक के अनुसार। ठीक है, जेट 2016 में आपका पूछा गया। नारियल में आपकी 62%। कपास में 14 से 18%, या एवरेज आप कह सकते हैं 15 से 25%। ठीक है, तिल में आपकी 50 से 55%, जो आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। नीम में आपकी 40 से 50% है, 40 से 45%। सूरजमुखी में 45 से 50%, 2018 में पूछा गया है। सरसों में आपकी है 35%, आप कह सकते हैं 33 से 37%। मूंगफली में 45 से 48 से 55%, याद रखिएगा आप। ठीक है, आरबीसी के अनुसार मूंगफली में 48 से 55% माना गया है, तो आप चैट में ये लगाइएगा। ठीक है, सोयाबीन में 20% आपकी, और मक्का में है आपकी
4 से 5%, ठीक है। मक्का में आपकी 4 से 5%। आपके टीए के एग्जाम में पूछा गया है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। महत्वपूर्ण डे देखते हैं। महत्वपूर्ण दिवस, सम इम्पोर्टेंट डे। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, विश्व वन्य दिवस 21 मार्च, विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च, और आगे है आपका राजस्थान दिवस 30 मार्च। और एमपी दिवस आपको मालूम है होगा जी। एमपी जो आपका मध्य प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है वो 1 नवंबर को मनाया जाता है, जो कि 1956 में की गई थी मध्य प्रदेश की स्थापना। चलिए आगे देखते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, 22 मई को है आपका जैव विविधता दिवस, बायोडाइवर्सिटी डे। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। आईसीआर दिवस 16 जुलाई। शिक्षक दिवस 5 सितंबर, जो कि हमारा फेवरेट डे होता है, हम टीचर को विश करते हैं जी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आपका विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, ठीक है। आगे देखते हैं। खाद्य दिवस, विश्व खाद्य दिवस आपका मनाया जाता है कब? 16 अक्टूबर, जो कि अभी रिसेंटली था आपका। और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून। विश्व एड दिवस 1 दिसंबर। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर। किसान दिवस 23 दिसंबर। एग्रीकल्चर स्टूडेंट भी क्या है ना, फार्मर कहलाता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है शर्म की, बिल्कुल गर्व से कहो हम फार्मर हैं, हम एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं। हम भी हैं, आप भी हैं, तो गर्व से कहा करो। हमें प्राउड होना चाहिए अपने एग्रीकल्चर सब्जेक्ट पर, क्योंकि देखिए आपने देखा हर सेक्टर कोरोना में, कोविड में सब सेक्टर बंद हो गए थे कि नहीं? सिर्फ 2 ही सेक्टर चल रहे थे, आपका एग्रीकल्चर और मेडिकल। जो ये आपका चिकित्सा का क्षेत्र है वही चल रहा था, और आपका किसानी चल रहा था, क्योंकि दफ्तर वाले सब बैठ गए थे अपने घर। एक किसान खेत में काम कर रहा था, किसके लिए? खाने के लिए, हम सबके लिए। और एक मेडिकल वाले डॉक्टर लोग, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय किसान दिवस 15 अक्टूबर। राष्ट्रीय महिला किसान दिवस जो आपका रहता है 15 अक्टूबर को। और कृषि शिक्षा दिवस 3 दिसंबर को। याद रखना है, आएगा जो आपका आगे। तो इम्पोर्टेंट तो नहीं कह सकते, बट लाइन से क्रम में आसानी हो याद रखने के लिए उस प्रकार के जरिए से देख लेते हैं। उसमें क्या है, आपको याद करने में सहूलियत रहेगी। ये देखिए इधर एक ट्रिक दिखा देता हूँ इसके लिए मैं आपको। 21 मार्च था भारत दिवस के दिन। आप गए 21 मार्च को कहाँ? जंगल में गए, वहाँ आपने प्लांटिंग की। किसकी प्लांट की? किसको? 21 मार्च को वन में, फॉरेस्ट में प्लांटिंग की। 22 मार्च को आप कहाँ गए? उसे जल देने गए, जल डालने के लिए। 23 मार्च मौसम दिवस, मौसम अच्छा खासा था, ठीक है। 23 मार्च को तो आप बढ़िया मस्ती के साथ पानी डाला है। 5 जून को पर्यावरण दिवस आ गया आपका। 5 जून को पर्यावरण दिवस। 1 जून को विश्व दूध दिवस। और 22 अप्रैल को आपका क्या है? जैव विविधता दिवस है 22 मई को। और पृथ्वी दिवस है आपका 22 अप्रैल को, ठीक है। आगे देख लेते हैं। 16 जुलाई को आईसीआर स्थापना दिवस रहता है, इसलिए उसको आईसीआर डे के रूप में मनाया जाता है। 16 जुलाई को 16 सितंबर को ओजोन दिवस। 16 अक्टूबर को फूड डे, ठीक है। और 26 नवंबर को नेशनल दूध डे। 3 दिसंबर को कृषि शिक्षा दिवस। 4 दिसंबर को महिलाओं को कृषि में योगदान। 5 दिसंबर को सॉयल डे। और 23 दिसंबर को फार्मर डे। चलिए आगे देखते हैं। प्रमुख खेतियों, उनके विषयों के प्रकार। टाइप ऑफ कल्टीवेशन, खेती के प्रकार, प्रमुख खेती के प्रकार। घबराने की कोई जरूरत नहीं। पोमोलॉजी, फलों की खेती, जो कि हमने हॉर्टिकल्चर में आपको बता रखा है। सेपरेटली क्लास करेंगे, पोमोलॉजी में हर प्रकार के फल पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आपका फलों की खेती करना पोमोलॉजी, सब्जी की खेती करना ओलेरीकल्चर, अंगूर की खेती करना विटीकल्चर, फूलों की खेती फ्लोरीकल्चर। आगे देख लेते हैं अलंकृत, जो आपकी सजावटी होता है ना,
ऑर्नामेंटल गार्डनिंग भी कह सकते हैं, सजावट के वृक्षों खेती, जैसे आप अपने मकान में मनी प्लांट लगाते हैं अच्छा दिखने के लिए, और अदर जो आपका मैरीगोल्ड वगैरह आप गार्डन में डोरेंटा देखते हैं। तो इस प्रकार की खेती को क्या कहते हैं, ऑर्नामेंटल गार्डनिंग या हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। वनों की खेती सिल्वीकल्चर, वनों की खेती सिल्वीकल्चर, केंचुआ पालन वर्मी कंपोस्ट बनाना वर्मी कल्चर कहलाता है। मधुमक्खी पालन आपका पिशीकल्चर, ठीक है। और फसलों का अध्ययन, जिसमें सेपरेटली आप किसी भी फसल, हर प्रकार की फसल की खेती करना पड़ते हैं। प्रबंधन सिंचाई आल टोटली बुवाई से लेकर के उत्पादन तक, और यहाँ तक कि भंडारण तक बात करते हैं आप एग्रोनॉमी में। जो आपकी एग्रोनॉमी की जनरल क्लास चल रही है उसी में चल रहा है टॉपिक, ठीक है। जनरल एग्रोनॉमी में वैसे तो हम बेसिकली अभी एग्रोनॉमी शुरू नहीं किए हैं, बट जो अदर जानकारी है रिलेटेड है जो एग्जाम में पूछी जाती है उसके बारे में बात कर रहे हैं। रेशम कीट पालन अपन एंटोमोलॉजी में पढ़ लेंगे, इसको कहते हैं सेलीकल्चर। कीट पालन एक्वाकल्चर इसका वैज्ञानिक नाम है, जो साइंटिफिक नाम है लेक्का लेसिफर है। घासों की खेती एग्रोस्टोलॉजी, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी, ठीक है ना, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। चलिए आगे देखते हैं। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी, माइकोलॉजी। कवक का अध्ययन हम किस में करेंगे, अपने हिसाब से कवक जनित जो रोग होंगे हम प्लांट पैथोलॉजी में पढ़ेंगे, इसकी भी हम सेपरेटली क्लास देंगे, आपको अलग से लगाएंगे, ठीक है। अभी देखते हैं एंटोमोलॉजी हम पढ़ने वाले हैं, एंटोमोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं अपने, तो ठीक है हम सेपरेटली एंटोमोलॉजी की क्लास करेंगे। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है, एंटोमोलॉजी। मृदा का अध्ययन, मृदा विज्ञान भी पढ़ेंगे, इसकी भी सॉइल साइंस की अलग से क्लास लगाएंगे आपकी, ठीक है ना। मृदा की उत्पत्ति एवं वर्गीकरण का अध्ययन पेडोलॉजी। और आपका आगे देखते हैं मृदा प्लस फसल का संबंध में अध्ययन करना क्या कहलाता है, एडोफोलॉजी में आता है जी आपका एडोफोलॉजी। सिंचाई के साथ खेती करना इरिकल्चर, जैसा कि आपको पता है सिंचाई के इंग्लिश में इरिगेशन कहते हैं, और इसको इरिगेशन इरिकल्चर सिंचाई के साथ खेती करना ही। बिना देखिए भाई, बिना सिंचाई की खेती संभव नहीं है। चाहे आप हाइड्रोपोनिक्स में अब बात करें, जो जल में खेती की जाती है, मृदा रहित खेती, तो उसमें सिंचाई की आवश्यकता तो नहीं पड़ती, बट क्योंकि वो जल केवल जल में खेती की जाती है, जल ही जल में उगाए जाते हैं, मृदा रहित खेती कहते हैं जिसे। उसमें क्या रहता है, जल ही में माइक्रो न्यूट्रेंट एवं न्यूट्रिएंट्स मिला दिए जाते हैं। बृहद न्यूट्रेंट जो आपके बड़े न्यूट्रिएंट्स रहते हैं बृहद न्यूट्रिएंट कहते हैं, जैसे प्राथमिक पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व माइक्रो न्यूट्रिएंट, ठीक है। नींबू वर्गीय हमने आपको बताया था, हॉर्टिकल्चर में भी पढ़ा रखा है कि सिट्रिकल्चर नींबू वाली खेती को कल्चर कहते हैं। आगे देख लेते हैं अगली कौन सी खेती है, पोल्ट्री साइंस, जो आप हम इसको भी पढ़ेंगे किसमें, एनिमल हस्बेंड्री में सेपरेट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जी, सेपरेट टॉपिक पढ़ेंगे इसकी। पोल्ट्री साइंस को क्या कहते हैं, मुर्गी पालन, सब्जियों की खेती करना और या अध्ययन करना क्या कहलाता है, और एग्रीकल्चर। बादलों का अध्ययन नेफोलॉजी। हम इसी एग्रोनॉमी में मेट्रोलॉजी फुल पढ़ेंगे, क्लाइमेट्रिक आपका क्लाइमेट वेदर सब पढ़ने वाले हैं। तो बादलों का अध्ययन क्या कहलाता है, बादलों का अध्ययन नेफोलॉजी, बादलों का अध्ययन नेफोलॉजी। शहतूत की खेती मोरी कल्चर, क्या है, शहतूत की खेती मोरी कल्चर। ये चाय का अध्ययन सियोलॉजी, ये आपका हॉर्टिकल्चर में ही आता है, ठीक है। जीवों के व्यवहार का अध्ययन इथियोलॉजी, जीवों के व्यवहार किस प्रकार से बिहेव करते हैं, जैसे गाय है मार रही है आपकी वो आपको मार रही है तो आक्रामक स्वरूप है उसका, तो कैसे बचे, इस प्रकार का अध्ययन को क्या कहते हैं, इथियोलॉजी। क्या है, इथियोलॉजी, ठीक है। वृक्षों के बीच घासों को उगाना क्या कहलाता है, ले फार्मिंग कहलाता है, ले फार्मिंग, ले फार्मिंग। पशु प्लस कृषि, पशुपालन फसल प्लस कृषि आपका मिश्रित खेती में आता है, वो फसल प्लस मिश्रित फसल हो जाता है, ठीक है, मिश्रित फसल हो जाएगा खेती की जगह, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है फ्रेंड्स। और एक बात बताएं आपको बीच में, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मस्ती के साथ क्लास करेंगे, याद करेंगे, साथ साथ हम नोट बनाते चलिए। इसकी पीडीएफ मैं अभी टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, और टेलीग्राम चैनल की लिंक है जो आपकी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। MPAT ZP
सभी के अदर स्टेट एग्जाम के लेकर। एक और बात बता दें, एमपीपीएटी में मैथ पूछी जाती है, फिजिक्स पूछी जाती है, केमिस्ट्री। तो आपकी मैथ के लिए क्लासें आ चुकी हैं हमारे चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर, ऊपरी ज्ञान पर। तो आपको चिंता नहीं करनी है, एमपीपीएटी के सेपरेट क्लासें आ रही हैं मैथ की। और एग्रीकल्चर सभी जगह नॉर्मल रहती है, जो हमारे यहाँ एमपी में है वही ऑल इंडिया में और अदर स्टेट में भी है। अदर बायोलॉजी कहलाता है, मृदा के एक कण का अध्ययन पैडोन कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मृदा रहित खेती हाइड्रोपोनिक्स खेती कहलाती है, जो आपकी जल रहित आपके उसमें की जाती है। जल रहित खेती सॉरी मृदा रहित खेती की जाती है, वो आपकी क्या कहलाती है? हाइड्रोपोनिक्स। आगे देखते हैं, विभिन्न क्रियाएं एवं संबंधित फसलें। कौन सी फसल में कौन सी क्रियाएं की जाती हैं? अलग अलग फसलों में अलग अलग क्रियाएं की जाती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो टैपिंग आपकी चाय रबर में की जाती है, चाय और रबर में। क्यूरिंग तंबाकू व चाय में। डिसकनिंग तंबाकू व आपकी केला में की जाती है। आगे देखते हैं, टॉपिंग कपास एवं तंबाकू में की जाती है। जेनिंग कपास में की जाती है। स्ट्राइपिंग जूट अलसी में की जाती है। रेटिंग आपकी जूट में की जाती है। निपिंग चने में की जाती है। जब चने की 30 से 40 दिन की अवस्था रहती है तो उसकी शीष पोर्शन को तोड़ लिया जाता है या भेड़ों द्वारा उसको चरा दिया जाता है, ताकि ऊपर की वृद्धि रुक जाए, पार्श्व शाखाएं ज्यादा निकले, अधिक निकले, जिससे उत्पादन अधिक हो। रैपिंग ट्रेंसिंग एरोविंग गन्ना में किया जाता है। प्रोपिंग केला में किया जाता है। प्रोपिंग सहारा देना होता है। हम आपको दिखा दें किस प्रकार एक आपका केले में सहारा दिया जाता है। ये आपका रहा, ये बड़ा सा आपका केल का पेड़ रहा। इसमें आपके यहाँ इस प्रकार जो आपके फल रहते हैं केला वो लगे रहते हैं, तो इसमें वजन आ जाती है। वजन आ गई तो अब इसमें तूफान आने पर इसके टूटने का डर रहता है ना, तो हम क्या करते हैं, लकड़ी की सहायता से इस प्रकार इसको सहारा दे देते हैं आपके फल को। प्रोपिंग का मतलब ही होता है कि सहारा देना। क्या सहारा देना, जिससे कि आपका वो गिरे ना, आपकी जो फल की ब्रांच रहती है वो गिरे ना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। केला फिर गन्ना में क्या किया जाता है? सिंगल गन्ना रहता है तो वो भी तूफान वगैरह चलता है तो उसमें गिर जाता है, लॉजिंग की समस्या आ जाती है। तो क्या किया जाता है, बहुत सारी ये आपके गन्ने हैं। एक ये गन्ना रहा आपका, ये गन्ना रहा, इमेजिंग कर सकते हैं आप, आपका गन्ना रहा। ठीक है, और इनको इन्हीं की पत्तियों से बांध दिया तो ये एक झुंड में बने रहते हैं तो गिरते नहीं। देखिए आपको दिखाते हैं। वैसे तो इसको रैपिंग कहते हैं, इस प्रोसेस को जो आप ये गन्ना की देख पा रहे हैं, शुगर केन की, इसे रैपिंग कहते हैं। बट सहारा देना अपन कह सकते हैं इसमें भी, प्रोपिंग। और हम आपको केला में भी प्रोपिंग दिखाई देते हैं किस प्रकार से की जाती है। ये देखिए आप, स्टिक की सहायता से, लकड़ी की सहायता से, वुड की सहायता से आपको इस प्रकार से इस विधि को प्रोपिंग कहते हैं। तो आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से सहारा देना प्रोपिंग कहलाता है। ये स्टिक से सहारा दिया गया है केल के बागान में। ठीक है, केला के गार्डन में। चलिए आगे देखते हैं। तो आपका मक्के में नर जो टेसल रहता है उसे हटाना ही डी टेसलिंग कहलाता है। जैसे कि आपका टेसल दिखा है तो डी मतलब हटाना, जिस प्रकार डी हॉर्निंग होता है पशुओं में
उसी प्रकार आपका डिटैचलिंग किस में होता है, मक्का में, मेज में होता है, आपका जिया मेज में होता है। जो पॉलिनेशन परपरागण से बचाने के लिए जो स्वपरागण से बचाने के लिए उसको हटाया जाता है। पैगिंग मूंगफली में होता है। पैगिंग की एक स्टेज होती है मूंगफली में पुष्प आने से। पुष्प से जो जिसमें बीज रहता है उसे क्या कहते हैं, और उस फल को आने को क्या कहते हैं, आपका पैगिंग कहते हैं। जैसे ये फूल था आपका इधर, अभी किस में बदला, फल में बदला और ये नीचे जमीन में चला गया। तो इस प्रकार आपकी एक ग्राइंडर बन गई। तो इसे ही क्या कहते हैं, पैगिंग कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अर्थिंग अब गुच्छे वाली मूंगफली, गन्ना, आलू में मिट्टी चढ़ाना, जैसे हम अपनी भाषा में बेड़ चढ़ाना बोलते हैं या बेड बनाना बोलते हैं। मिट्टी को चढ़ाया जाता है। जैसे आपने नॉर्मल खेत में आलू लगा दिया, ठीक है, आपने नॉर्मल खेत में आलू लगा दिया, ये इस प्रकार लगा दिया आपने ये आलू, या किसी भी कंद वाले या गन्ना, कुछ पौधे हम गन्ना के बनाए दे रहे, और कुछ चीज़ जैसे कि मूंगफली, तो मूंगफली इधर गुच्छे वाली होती है। नॉर्मल सिंपल खेत में लगी हुई मान के चलिए अब मूंगफली लगी हुई है, ठीक है। तो अब ये सिंपल खेत है, तो इधर जो मिट्टी रहेगी इसके ऊपर यहाँ तक इस पर जो मिट्टी ऊपर चढ़ा दी जाएगी। तो ये इतना कवर हो जाएगा अपना, इतना मिट्टी चढ़ा दी जाएगी आजू बाजू से। तो फिर इसके जो मूंगफली रहेगी वो इधर ज़मीन में अच्छी बनेगी, और इसका जो आलू रहेगा वो भी इधर अच्छा बनेगा। तो मिट्टी चढ़ाने को ही क्या बोलते हैं, अर्थिंग अप बोलते हैं। स्टेकिंग टमाटर में सहारा देना, आप सबने देखा होगा कि पॉली हाउस वगैरह में टमाटर को सहारे की ज़रूरत रहती है, क्योंकि जो अधिक बढ़ने वाले टमाटर होते हैं तो वो गिर जाते हैं। तो इस प्रकार से खूंटे गाड़े जाते हैं, बाँस की सहायता से या स्टिक की सहायता से इस प्रकार तार खींचते जाते हैं, और नीचे टमाटर लगे होते हैं आपके, ये टमाटर लगे होते हैं, इस प्रकार लगे होते हैं, तो बांध दिया जाता है सुतली की सहायता से, इन तार से। ये सभी रहते हैं, ठीक है। और दिखा भी देते हैं हम आपके लिए। ये देखिए आप, सुतली की सहायता से सहारा दिया गया है, इसी को स्टेकिंग बोलते हैं। क्या, स्टेकिंग, सहारा देना। टमाटो में खास प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, स्टेकिंग बोलते हैं। अगली विधि है जो क्रिया की जाती है फसलों में, वो है आपकी डेपोक नर्सरी, जो कि धान में नर्सरी तैयार करने की विधि होती है, जिसे डेपोक विधि कहते हैं। डेपोक विधि को हम विस्तार से धान की खेती में पढ़ेंगे, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप में, ठीक है। हलिंग मिलिंग, चावल, जो आपका चावल रहता है, तो जैसा कि आपने धान में देखा, धान के ऊपर छिलका है उसे हटाना ही क्या कहलाता है, हेलिंग और मिलिंग कहलाता है, जिससे धान से चावल निकाला जाता है। कैजिंग, स्पंजिंग, धुआं करना, डी स्पिंग, डी हॉर्निंग। आम में जनरली क्या होता है, बेमौसमी फलन लेने के लिए, फ्रूटिंग लेने के लिए स्पंजिंग की जाती है, धुआं किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, स्पंजिंग। प्रोपिंग, मेटोकिंग, डिवेलिंग, डिसकरिंग, अर्थिंग, अब फलों को ढकना। जो एक साथ जो सारी क्रियाएं दी गई हैं केला के लिए दी गई हैं। प्रोपिंग, सहारा देना, मेटोकिंग, डी डेबलिंग, डिसकरिंग, अर्थिंग अप, फलों को ढकना, रैपिंग केला में की जाती हैं, ठीक है। डीग्रीनिंग, बाहर जड़ कलम एवं जड़ प्रूनिंग से ट्रस में। डे डीग्रीनिंग, बाहर, इसमें 3 बाहर आती हैं आपकी नींबू में,
हस्तबहार और मृगबहार, और आपकी जड़ प्रूनिंग की जाती है जो आपकी विंटर सीजन में की जाती है, ठीक है। अम्बे बहार, हस्तबहार, मृगबहार 3 बहार आती हैं, ठीक है। आपकी अनार में भी आती हैं और उसमें अंगूर में अनार, अंगूर और अमरूद में आती हैं। अनार, अमरूद और आपकी सिट्रस में आती। निपिंग, गडलिंग, बलाई करना, रिंगिंग में प्रवर्धन की विधियां हैं जो कि न्यू प्लांट तैयार करने की आपकी अंगूर में इन सभी मेथड का यूज किया जाता है। बेंडिंग बहार, बेंडिंग में क्या होता है, जो अमरूद की शाखाएं होती हैं उनका अधिक फलन लेने के लिए नीचे झुका दिया जाता है ताकि कार्बोहाइड्रेट नीचे इकट्ठा होता है इधर टिप पोर्शन में, तो फल अधिक आते हैं। इस प्रकार झुका दिया जाता है अमरूद की शाखाओं को, तो फलन अच्छा होता है। और आपका बहार भी हमने अभी बताया कि 3 बहार इसमें भी आती हैं। अगला है आपका निपिंग टैपिंग, बहुतना प्रणाली अनार में की जाती है। लीफ प्रूनिंग, खजूर में जो अवांछित पत्तियां होती हैं खजूर में, आपने देखा होगा अधिक अधिक शाखा निकली होती हैं, उनको हटाना ही क्या कहलाता है, लीफ प्रूनिंग। मान के चलिए इस प्रकार पत्तियां रहती हैं, तो कुछ पत्तियां जो नीचे डिस्टर्ब करती हैं, अवांछित पत्तियां रहती हैं, उनको हटाना ही, यहाँ रिमूव करना ही क्या कहलाता है आपका लीफ प्रूनिंग। और प्रूनिंग का अपन सेपरेट टॉपिक हॉर्टिकल्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। ब्लांचिंग ब्लांचिंग स्पोकिंग फूल गोभी में किया जाता है। क्या होता है ना, धूप पड़ती है तो उसका कलर चेंज होता है फूल गोभी का, तो उसको जो फूल गोभी रहती है इस प्रकार आपकी उसके साइड साइड से जो पत्ते रहते हैं, इस प्रकार पत्ते रहते हैं, तो उन्हीं को इस प्रकार ढक के उसी के ऊपर बांध दिया जाता है। जैसे ये बीच में फूल रह गया और जो पत्तियां थी ऊपर से उनको रैपिंग कर दिया, इसको भी ढकना, वो आपकी ब्लांचिंग, ढकना इसमें ब्लांचिंग कहलाता है, ठीक है। अर्थिंग अप, टीएसपी अर्थिंग अप, जैसे कि हमने पहले भी देखा आलू पर मिट्टी चढ़ाना ही क्या है अर्थिंग अप। ट्रू पोटैटो सीड, सत्ता आलू बीज, सीड प्लॉट टेक्निक भी इसमें अपनाई जाती है, जो कि सत्य बीज से आलू बीज तैयार किया जाता है। बीज से ही या आलू उत्पादन लिया जाता है, जो आपकी लगभग 20 महीने की फसल होती है। च्यूरिंग, डीहोलिंग आलू में की जाती है, ठीक है। विंटरिंग गुलाब में की जाती है। इसमें क्या होता है, विंटर सितंबर के माह में जो आपका गुलाब रहता है उसकी जड़ों की माटी हटाकर कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है, और फिर उसमें गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट भरकर दोबारा कुछ दिनों में रेस्ट करने के बाद खुला छोड़ दिया जाता है जड़ों को, उसकी जड़ों की ना कि मिट्टी निकाल ली जाती है। फिर उसके बाद गोबर की खाद डालकर या वर्मी कंपोस्ट डालकर उसकी सिंचाई कर दी जाती है, जिससे अधिक फूल आते हैं। पिचिंग, डिश बडिंग, डिशकरिंग गुलदाउदी और गेंदा में किया जाता है। जो फूल वाली फसलें रहती हैं, ये आपकी गुलदाउदी फूल वाली फसल है ना, कलियां वगैरह इस प्रकार से तोड़ी जाती हैं ताकि मार्केट में अच्छा भाव मिले इनका, मार्केट प्राइस अच्छी रहे, वो देखने में आकर्षक रहे, किसी को गिफ्ट बर्थडे पार्टी वगैरह में दिया जाता है। इस प्रकार इनकी कलियां बनाई जाती हैं, गुलदस्ता बनाए जाते हैं, तो उन्हीं को जो निकालना ताकि शोभायमान लगे, को रखना गुलदाउदी के फूलों को इस प्रकार सजा कर रखना, डिश वेडिंग वगैरह में आता है, ठीक है। पौधे से अलग करना, और गेंदा का विथ लीव्स, थोड़ी उसमें पत्तियां भी रहें, गेंदा की पत्तियां तो बारीक बारीक रहती हैं ना, इस प्रकार से तो कुछ पत्तियां रहें और फूल भी लगा रहे, इस प्रकार आपका गेंदा का फूल होता है। और इसको देना, पौधे से अलग करना डिश बडिंग कहलाता है। अंधी गोड़ाई गन्ने में की जाती है, ठीक है। उसके
उसके अंकुरण से पहले जो गुड़ाई की जाती है उसको निकलने के लिए, उसे ही अंधी गलाई कहते हैं। ड्रम कल्चर तकनीक धान में अपनाई जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। विश्व खाद्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय, जो जिन भारत के लोगों को विश्व खाद्य पुरस्कार मिले हैं उनके नाम देख लेते हैं। एम.एस. स्वामीनाथन जी, जो हमारे हरित क्रांति के भारत में जनक हैं, 1987 में भारत में हरित क्रांति के लिए मिला। डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जो श्वेत क्रांति के लिए जाने जाते हैं, 1989 में इन्हें भी खाद्य विश्व खाद्य पुरस्कार मिला। डॉक्टर गुरुदेव एस खुश 1996 में चावल की उत्पादकता बढ़ाने के लिए। श्री B.R. बारबले 1998 में मैक्सिको के संस्थापक। डॉक्टर सुरेंद्र बंसल 2000 में इनको भी क्वालिटी प्रोटीन मक्का में के लिए खाद्य पुरस्कार मिला। और संजय राजाराम 2014 में गेहूं की 4 से 80 से अधिक किस्मों का विकास किया, जो अभी वर्तमान में है। आपके डॉक्टर संजय राम जी उपस्थित हैं। चलिए आगे अखिल भारतीय स्तर की संस्थाएं देखते हैं कौन कौन सी हैं। फर्स्ट है आपकी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो नाम मैंने अभी बोला, ये आपका जब आपका ठीक है, यही नाम है, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, इसकी स्थापना तो 16 जुलाई 1929 को की गई थी। और 1926 में लॉर्ड लिंथिगो की अध्यक्षता में रॉयल कृषि आयोग का गठन किया गया। पूरे भारत में कृषि को बढ़ावा, मार्गदर्शन तथा अनुसंधान अर्थात रिसर्च समन्वय के लिए इंपीरियल कृषि अनुसंधान संस्था की स्थापना की सिफारिश की गई या स्थापना की गई। ठीक है, आगे देखते हैं। तो 1928 में रॉयल कृषि आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। 1928 में 16 जुलाई 1929 को सोसाइटी पंजीयन अधिनियम 1860 के तहत कृषि रॉयल आयोग की सिफारिश पर ICAR की स्थापना की गई। 1965 में ICAR के प्रथम महानिदेशक डॉक्टर BP पाल थे। और वर्तमान डायरेक्टर हैं, जो महानिदेशक हैं, आपके डॉक्टर मंगीलाल जाट जी हैं, जिन्हें आप शॉर्ट में डॉक्टर ML जाट भी कह सकते हैं। उन्होंने अखिल भारतीय तालमेल रिसर्च प्रोजेक्ट भारतीय समन्वित परियोजना शुरू की। किन्होंने? डॉक्टर BP पाल ने। चलिए आगे देखते हैं। 1966 में कृषि समीक्षा टीम की सिफारिश पर ICAR के एक पूरी तरह से स्वायत्त संगठन बनाया। 1973 में कृषि अनुसंधान सेवा ARS स्थापित किया गया। 1973 में DRA, जो कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, स्थापित किया। ICAR के महानिदेशक के सचिव होते हैं कौन? DRE। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली की स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई। प्रथम महानिदेशक डॉक्टर BP पाल जी हैं। और जो अध्यक्ष रहता है ICAR का, वो आपके भारत सरकार के कृषि मंत्री रहते हैं, जो वर्तमान में श्री शिवराज सिंह चौहान हैं, जो पूर्व MP के CM भी रहे हैं। उपाध्यक्ष कृषि राज्य मंत्री भारत सरकार ही रहते हैं। आगे देखते हैं। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, 1905 में कृषि अनुसंधान लॉर्ड कर्जन के विक्टोरियोलिटी के तहत पूसा बिहार में स्थापित किया गया। विक्टोरियोलिटी, ठीक है। 1911 में इंपीरियल कृषि अनुसंधान के रूप में है नाम में। 1934 में भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त हो गया, कहाँ पर? बिहार में। फिर इसके बाद 1936 में पूसा रोड
नई दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया 1934 में। ये डेट आपको याद रखनी है, भूकंप कब आया और स्थानांतरित ट्रांसफर कब किया गया। 1936 में बी विश्वनाथ के पहले भारतीय निदेशक रहे, किसके, IARI के, IARI, जो कि वर्तमान में न्यू दिल्ली में स्थित है। आगे देखते हैं तो डीम्ड विश्वविद्यालय कुल आपकी 4 हैं। IARI न्यू दिल्ली जो आपकी MSc और PhD कराता है। पहले तो आपके COT के थ्रू, ICAR एग्जाम के थ्रू आपकी BSc भी होती थी, पर इस साल 2025 से इन्होंने बंद कर दी है। ठीक है, पुराने बैच थे जो पिछले साल गए थे वो इस साल सेकेंड ईयर में होंगे, तो इसी साल से उन्होंने BSc के लिए प्रवेश बंद किए हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI की स्थापना 1905 में पूषा नई दिल्ली में हुई। इसकी स्थापना बिहार में 1905 में हुई थी, बट जो अभी नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय पशु चिकित्सा भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थानय IVRI इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर बरेली जो आपका यूपी में है, 1889 में इसकी स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में 1955 में आप स्थापना की गई, और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना आनंद गुजरात में भी 1955 में की गई। ICAR केंद्रीय मत्स्य शिक्षा अनुसंधान संस्थान CFA मुंबई में स्थित है, जो आपका ये आपकी 4 डीम्ड विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी थी, जो आपकी कृषि की शिक्षा फुल एजुकेशन करवाते हैं। ठीक है, कृषि की प्रणालियां आगे देखते हैं। फसल पौधों के उस समूह को जिसे मनुष्य किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उगाता हो उसे फसल कहते हैं। किसी भी आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए, वो आपका रोटी कपड़ा मकान कोई भी हो सकता है, आपकी जरूरतमंद चीज हो सकती है, नैतिक जो आपकी दैनिक जीवन में आवश्यकताएं होती हैं उनकी पूर्ति के लिए। हम ये नहीं कह सकते कि हमने 4 पौधे उगाए गेहूं के या मटर के तो उसे हम फसल कहें, नहीं, क्योंकि वो हमारे आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पाएंगे। खेत की तैयारी करके किसी आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए उगाए गए पौधों के समूह को फसल कहते हैं। इस प्रकार भी आप कह सकते हैं। मिश्रित फसल 2 या 2 से अधिक फसलों के बीजों को मिलाकर मिश्रित कर कर, ठीक है, बीज प्लस बीज, फसल प्लस फसल मिश्रित फसल कहलाती है। चाहे वो आप मिलाकर बो या आप इस प्रकार लाइन से वो आपने बो दिया, जैसे सरसों और ये आपका गेहूँ, सरसों गेहूँ, सरसों गेहूँ, इस प्रकार, या फिर आप दोनों बीजों को मिक्स करेंगे और बो देंगे। ठीक है, तो वो आपकी मिश्रित फसल हो जाएगी। ले फार्मिंग चारा गाय या घास उगाने की प्रक्रिया पद्धति ले फार्मिंग कहलाती है। पशुओं के लिए चारा उगाना, ठीक है, घास की खेती करना, सीधी बात। बहुफसली खेती जब एक वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसलें एक ही क्षेत्र में उगाई जाती हैं तो उसे बहुफसली खेती कहते हैं। मान के चलिए मेरा एक हेक्टेयर का फील्ड था, खेत था, उसमें मैंने खरीफ ऋतु में, एक वर्ष में बोल रहे हैं, तो मैंने खरीफ ऋतु में क्या बोया, इसमें धान धान बो दिया। अब इसके बाद मैंने एक ही साल में रबी सीजन में गेहूं बो दिया, 2 फसल हो गई। दो एक वर्ष में 2 या 2 से अधिक 2 फसलें हो गई अपनी, तो बहुफसली खेती हुई। अब मैंने जायद में तरबूज लगा दिया, 3 फसल हो गई, तो 2 से अधिक हो गई। तो एक वर्ष में 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक फसल उगाना एक ही क्षेत्र में। एक ही क्षेत्र रहा मेरा, एक ही 2.5 एकड़ का खेत था, 1 हेक्टेयर का खेत था। 2.5 एकड़ मैंने इसलिए बोला क्योंकि आपने अभी पीछे देखे आए 1 हेक्टेयर में आपका 2.47 एकड़ होता है, आपका 3 डिसमिल ही कम है आपका 2.5 एकड़ में, ठीक है, उगाई जाती है तो उसे बहुफसली खेती कहते हैं। आपको याद रखना है जी।
अब आपके लिए कीट आकर्षक फसल की परिभाषा देख लेते हैं। जब मुख्य फसल से बचाने के लिए अन्य फसल उसकी चारों तरफ उगाते हैं उसे कीट आकर्षक फसल कहते हैं। जैसे टमाटर के खेत में खेत की चारों तरफ गेंदा उगाना। गेंदा इसलिए उगाते हैं जो निमेटोड को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, उसे अपने चारों ओर आकर्षक करता है। टमाटो के साथ जैसे मैंने कुछ लाइन टमाटो की लगाई और कुछ एक लाइन ये वाली गेंदा की लगा दी, ठीक है। तो फसल के चारों ओर कीट आकर्षक फसल उगाई जाती है। उदाहरण के लिए कहानी सुनाता हूँ मैं। एक रामलाल था, ठीक है। उसने अपने बापू के कहने पर बीएससी एग्रीकल्चर कर ली। जैसे मैं करना हूँ बीएससी एग्रीकल्चर कर रहा हूँ, अभी मेरी रनिंग में चल रही है, ठीक है। तो वो ये प्रणाली पढ़ के आया। अब उसके फादर ने क्या किया, 10 एकड़ के खेत में एक 10 एकड़ का प्लांट था, उसने उसमें कपास लगा दिया, है ना। कपास लगा दिया। अब रामलाल को मालूम था कि इसमें लाल सुंडी का प्रकोप होगा, लाल कीट का या गुलाबी सुंडी का प्रकोप होगा। तो उसने उसके जब बुवाई की थी तो कपास के साथ ही उसके चारों ओर क्या भिंडी की फसल बो दी उसके चारों ओर। उसके पापा जी बोलने लगे, क्या कर रहा है तू, हमें कपास की फसल बोना है, भिंडी नहीं उगानी। अब आपको मालूम होगा कि मालवेसी कुल में आपका कपास भी आता है और भिंडी भी आती है। तो जो लाल सुंडी आई वो कपास पर ना जाकर सीधी किस पर अटैक कर गई, कीट आकर्षक फसल भिंडी। तो उसने क्या किया, सिर्फ उसने भिंडी पर ही स्प्रे किया, किसका, कीटनाशी का, गुलाबी सुंडी को मारने के लिए, ना कि 10 एकड़ में किया। तो उसकी क्या थी, उसकी 10 एकड़ में डालने की मजदूरी बच गई। सिर्फ उसने जो चारों तरफ भिंडी लगाई हुई था उस पर ही स्प्रे कर दिया, तो उसकी मजदूरी बच गई, लागत बच गई और कम लागत आई इसको कपास उगाने में। इस प्रकार कीट आकर्षक फसल मुख्य फसल के चारों ओर उगाई जाती है। अब आया समझ में कि टमाटो के साथ में कीट आकर्षक की फसल में क्या उगाते हैं, गेंदा उगाते हैं और आपके कपास में भिंडी उगाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हम इसकी ऑब्जेक्टिव की क्लास भी लाएंगे, जनरल जनरल एग्रोनॉमी जैसी कंप्लीट होती है। इस क्लास में हम जनरल एग्रोनॉमी कंप्लीट कर लेंगे आज, फिर अपनी सिर्फ एग्रोनॉमी की ही क्लासेस चलेंगी रेगुलरली, टॉपिक बाय टॉपिक सेपरेट टॉपिक रहेंगे। चलिए, टिकाऊ खेती। टिकाऊ खेती में आपका खेतों की ऐसी प्रणाली जिसमें पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए खेती करना, जैसे जैविक खेती हो गया, नेचुरल फार्मिंग हो गया, पर्यावरण को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा उससे। इंटीग्रेटेड फार्मिंग हो गई, एकीकृत कीट प्रबंधन या अदर एकीकृत प्रबंधन प्रणाली होती है, वो भी आपकी टिकाई खेती में आएगी। रिलेशंस आपका रिलेशंस ओवरलैपिंग सस्यन, खेतों की ऐसी प्रणाली जिसमें फसल की कटाई के पूर्व खेत में दूसरी फसल बोई जाती है, क्या कहलाता है, रिलेशंस कहलाता है। इसको मैं बिल्कुल अच्छे उदाहरण सहित आपको समझाता हूँ जी। मान के चलिए आपकी ये फर्स्ट फसल थी, ये आपकी सेकंड फसल, ये आपकी थर्ड फसल, थर्ड क्रॉप थी। ये आपके बोने का समय यहाँ से इधर तक, मतलब जब से फसल बोई, ठीक है। इधर आपकी फसल की कटाई होनी थी, इधर
इसकी इस फर्स्ट वाले की कटाई होनी थी और आपने इसकी कटाई के पहले क्या कर दिया, सेकंड फसल बो दी। ठीक है, और आप सेकंड वाले की कटाई होने थी, आपने इससे पहले क्या बो दिया, क्या बो दिया, थर्ड फसल बो दी। इसका उदाहरण एक अच्छा है, उदाहरण बताता हूँ। धान बोई थी, अब धान में पर्याप्त नमी है और फसल आई खड़ी हुई है, आई खड़ी हुई है और उसमें आपने क्या बो दी, अलसी बो दी। यही होता है कि पहली फसल की कटाई हो नहीं पाती है और आप अगली फसल बो देते हैं। ऐसे ही इधर हुआ, इसकी कटाई होनी थी इधर, लेकिन आपने उससे पहले सेकंड फसल बो दी, और सेकंड की कटाई होने वाली थी उससे पहले आपने थर्ड बो दी। तो आपका हो गया रिलेशन। क्या हो गया आपका, रिलेशन। आगे देखते हैं। सघन खेती, जब सीमित क्षेत्र पर एक निर्धारित समय में अधिक से अधिक फसलें उगाई जाएं, उस पद्धति को क्या कहते हैं, सघन। छोटा फील्ड था, आपने उसमें अधिक से अधिक फसलें उगाई, अधिक से अधिक फसलें उगाई, तो इसे क्या कहेंगे आप, सघन खेती। चलिए आगे देखते हैं। जीवांश खेती या ऑर्गेनिक या जैविक खेती, इसी को कहेंगे आप। जैविक खेती से की गई जिसमें उर्वरकों, कीटनाशकों एवं कवचनाशी का आदि का उपयोग नहीं किया जाता है, क्या कहलाती है, जैविक खेती कहलाती है। जैविक से आपको याद आ रहा होगा जिंदा जीव जो जिंदा रहते हैं, ठीक है, उर्वरक जिंदा थोड़ी रहते हैं। जैविक में जैविक कीट आ रहे हैं ना, जिंदा जैसे सूक्ष्म जीव वगैरह। चलिए आगे देखते हैं। जैसे जीवित और जैसे जैविक आप याद रख सकते हैं। निर्वाहक खेती, ऐसी खेती जिसमें किसान उसके परिवार जीवन निर्वाह के लिए भोजन व अन्य सामग्री प्रदान करती है और किसान के इसका कुछ भाग भी बाजार में बिक्री नहीं कर सकता, ऐसी खेती निर्वाहक खेती कहलाती है या निर्वाहक खेती कहलाती है। जो सिर्फ होम पर्पस के लिए, होम यूज पर्पस के लिए उगाई जाती हैं जो फसलें, उन्हें ही ऐसी खेती क्या कहलाती है, जीवन निर्वाह खेती कहलाती है। पलवार फसलें, मल्च क्रॉपिंग, ऐसी फसलें जो कि मृदा कटाव को रोकती हैं, उन्हें पलवार फसलें कहते हैं। मूंग, उड़द, चावला, ये क्या करती हैं, अपनी वानस्पतिक वृद्धि कर मिट्टी के कटाव को रोकती हैं, सॉइल एरोजन को कम करती हैं, क्योंकि इनका फैलाव अधिक होता है। अपनी पत्तियों को फैलाकर या शाखाओं को फैलाकर मृदा को जकड़े रहती हैं, और पत्तियों के से उधर पानी नहीं लग पाता है पत्तियों के कारण, तो मृदा कटाव कम होता है जी। चलिए सिनरेजेनेटिक सस्यन, जब उगाई गई दोनों फसलें की उपज प्रति क्षेत्र के आधार में शुद्ध फसल से अधिक होती है, सिनजेनेटिक फसलें या सस्यन कहलाता है। जब उगाई गई दोनों फसलों की उपज प्रति इकाई क्षेत्र के आधार पर शुद्ध फसल की उपज से ज्यादा होती है, उसे क्या कहते हैं, सिनजेनेटिक फसलें कहते हैं। अगली फसल है आपकी रक्षक फसलें। अगली है आपकी रक्षक फसल। मुख्य फसल के चारों ओर उगाई गई कांटेदार फसलों को रक्षक फसल कहते हैं, जैसे टमाटर के चारों ओर कुसुम और तथा गन्ने के चारों ओर पटसन व अरहर उगाना रक्षक फसलें कहलाती हैं। इनको ही पहाड़ी फसलें कहते हैं, मतलब पहरा देने वाली फसलें कहते हैं, जो कि आपकी जानवरों से भी बचाती हैं और
अन्य जानवर जो नुकसान पहुंचाते हैं फसलों से, उनसे रक्षा करती हैं, तो क्या कहलाती हैं? रक्षक फसलें कहलाती हैं। अगली आपकी नगदी फसलें, जो फसलें खेत से सीधी बेची जाती हैं और सीधी नगदी रुपए प्राप्त होती हैं, ऐसी फसलें नगदी फसलें कहलाती हैं। उदाहरण, गन्ना आप स्टोरेज नहीं करते, सीधे खेत पर से बेचते हैं। चुकंदर सीधा खेत पर से बेचते हैं। तम्बाकू, आलू आप सीधे ही खेत पर से बेचते हैं, जिससे नगद आपको नगद रकम प्राप्त होती है, नगद पैसा प्राप्त होता है, तुरंत की तुरंत पैसा प्राप्त होता है, तो क्या कहलाती हैं? नगद फसलें प्राप्त होती हैं। वृद्धि कारक फसलें, जब कोई अन्य फसल मुख्य फसल की उपज के अनुपूरक उगाई जाती है, तो वह फसल वृद्धि कारक फसल कहलाती है। बरसीम में सरसों, मान के चलिए आपने बरसीम के साथ सरसों बो दिया, ठीक है, अनुपूरक है आपकी, उगाई जाती है, तो वह वृद्धि कारक फसल कहलाती है। तो आपको बरसीम तो मिलेगी, साथ में सरसों भी मिल जाएगी, और आप उसे कटिया करके कुट्टी करके जानवर को खिला सकते हैं, और आपकी बरसीम उतनी रही और आपने सरसों सरसों ने आपकी वृद्धि कर दी, तो क्या होगी? आपकी वृद्धि कारक, आपकी जो फसल थी वो ज्यादा हो गई, वृद्धि कारक फसल कहलानी आपकी। अंतर्वर्ती फसलें, मुख्य फसलों के बीच तेजी से वृद्धि करने वाली या अल्प अवधि वाली तैयार होने वाली फसल को अंतर्वर्ती फसलें कहते हैं। उदाहरण, मूंग, तोरिया। बीच बीच में जो फसलें उगाते हैं क्या कहते हैं? अंतर्वर्ती फसलें कहते हैं। मुख्य फसल के रूप में जल्दी वृद्धि करने वाली फसलें बो देते हैं, जैसे गेहूं में सरसों आदि। जूमिंग खेती, जिसे स्लेश एंड वर्ण खेती कहते हैं। वर्ण मीन्स चलता हुआ। झूम खेती भी कहते हैं, झूमिंग खेती कहते हैं। इस खेती को स्लेश एंड वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। इसे बालरा या टाम्या भी कहते हैं। यह खेती राजस्थान में डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिले में अपनाई जाती है। इस खेती के अंतर्गत जंगलों को आग लगाकर वहां की वनस्पति को नष्ट कर कर तथा खोद कर उस जगह पर 1 से 2 साल या 4 साल तक खेती की जाती है, तथा वहां की उपजाऊ क्षमता समाप्त होने पर उसको वैसा ही छोड़ दिया जाता है और दूसरी जगह जाकर यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। वहां पर खेती कर ली, उसकी उपजाऊ क्षमता समाप्त हो गई, अब दूसरी जगह जाएंगे, वहां के जंगल को काटेंगे, खोदेंगे, जड़ वगैरह को निकाल कर खेती तैयार करेंगे। इसी को क्या कहते हैं? जूमिंग खेती कहते हैं। जलाते हैं लकड़ियों को, वनस्पतियों को नष्ट करते हैं, तो इसलिए इसे ही क्या कहा गया? श्लेषण वन्य खेती कहा गया है। आगे देखते हैं समांतर फसलें, मुख्य फसलों की पैदावार को हानि पहुंचाए बगैर उसके साथ अतिरिक्त उपज प्राप्त करने के लिए जो फसलें उगाई जाती हैं, उन्हें समानांतर फसलें कहते हैं। उदाहरण के लिए आपकी अरहर के साथ उड़द। मुख्य फसलों की पैदावार की हानि को पहुंचाए बगैर, मुख्य फसल में पैदावार आपकी पर्याप्त रहेगी, जितनी होती उतनी ही रहेगी, उसके साथ अतिरिक्त उपज प्राप्त हो जाती है करने के लिए जो फसलें उगाई जाती हैं, प्राप्त हो जाती है, उसे ही क्या बोलते हैं? आपकी समानांतर फसलें कहते हैं। आगे देखते हैं तो आपकी हैं सूचक फसलें। वे फसलें, वे क्रॉपें जो पोषक तत्वों की भूमि में कमी होने का तुरंत उपज के लक्षण प्रकट ऊपर तुरंत अपने ऊपर कमी के लक्षण प्रकट करते हैं, उन्हें सूचक फसल कहते हैं। जैसे मक्का, फूल गोभी, सूरजमुखी आदि। चलिए आगे देखते हैं परिचारक फसलें, नर्स फसलें। आप नर्स शब्द से अंदाजा भी लगा सकते हैं कि कौन सी फसलें हो सकती हैं। परिचारिका, ऐसी फसलें जो फसल को मुख्य फसल के लिए कार्बनिक पदार्थ, नाइट्रोजन सहारा प्रदान करती हैं, अर्थात उनकी वृद्धि एवं विकास में लाभ होती हैं, क्या कहलाती हैं? सहायक फसलें। क्या नर्स फसलें जो देख रेख करने वाली होती हैं, वो फसलें कहलाती हैं। जैसे
सरसों के साथ मटर में सरसों, मटर में सरसों। ठीक है। पट्टीदार खेती, पट्टीदार खेती भाई, पट्टीदार खेती, पट्टीदार खेती। आपकी ढालू भूमि में मृदा क्षरण को रोकने के लिए, कम करने के लिए अन्य फसलों से एक के बाद एक पट्टियों के ढलान में इस प्रकार मृदा क्षरण को न्यूनतम किया जाता है। ठीक है, आपको मैं बता देता हूँ। पट्टियों में ढलान के विपरीत इस प्रकार उगाना, ताकि मृदा क्षरण को न्यूनतम किया जा सके, कम से कम कर सके। ठीक है, कम से कम कर सकें। चित्र बना के दिखाता हूँ मैं आपको। आपकी ढलान वाली जगह थी, इस प्रकार पट्टी बनाई जाएंगी, इसके बाद ए बनाई जाएगी, इसके बाद ए बनाई जाएगी, इसके बाद ए बनाई जाएगी। ये आपकी रेगुलर रहती है इस प्रकार। ठीक है, एक और चित्र आसान दिखाते मैं, आसान सा दिखा देता हूँ। ये आपकी ढलान थी, इधर से पानी, इधर की मिट्टी बह की आएगी तो इधर छड़ जाएगी, इधर की आएगी तो इधर छड़ जाएगी, इधर इधर रुक जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं समस्त कृषि। पहाड़ी क्षेत्रों में समस्त कृषि कार्यों फसलों की बुवाई ढाल के विपरीत करना। जैसे ढाल इस प्रकार है तो उसके विपरीत करना, उसके विपरीत, ताकि मृदा क्षरण कम से कम किया जा सके, समस्त कृषि कहलाती है। मिश्रित खेती मैंने अभी बताया था, फसल उत्पादन प्लस पशुपालन। पट्टीदार खेती अभी हमने पढ़ लिया है, वही है। ढलान भूमि, ढलानदार भूमि पर मृदा अपरदन को कम करने की दलहनी तथा घासों की पट्टियों के रूप में ढाल के विपरीत दिशा में बोना। इसमें घास की पट्टियां उगाई जाती हैं इस प्रकार। आपकी फसल बोई गई, आपकी फसल बो गई और इधर बीच बीच में घास घास लगा दी है, जिससे मृदा क्षरण कम हो। ये फसल बोई पट्टियां में, फिर इधर घास लगा दी, खाली जगह रहती है उसमें। ये आपका इस प्रकार ढलान है, ऊंचाई बढ़ती जा रही है। इधर ये आपकी फसल बोई है, घास की पट्टियां, इस प्रकार जो जल बहेगा वो उससे मृदा कटाव को रोकेगा। ठीक है, घास की पट्टियां रोकेंगी। संरक्षित खेती प्रोजेक्ट कल्टीवेशन, विषम परिस्थितियों में फसलों की वृद्धि के लिए आवश्यक अनुकूल वातावरण उपलब्ध क्या कहलाता है? संरक्षित फार्मिंग कहलाता है। इसके अंतर्गत आपका ग्रीन हाउस आता है, शेडनेट आता है, प्लास्टिक टनल, टनल डालते हैं, टनल जानते हैं आप भाई? भाई छोटे भाई, बड़े भाई, छोटी बहन, छोटे बड़ी बहन, बड़े बहन तो नहीं हो सकते, बड़े भाई तो नहीं हो सकते, छोटे ही रहेंगे। ठीक है, छोटे भी रहते हैं, बड़े भी रहते हैं, तो भाइयों बहनों बताइए, टनल डालते हैं? आप नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूँ आपके लिए। जी, आपकी बेड पर फसल बोई है XYZ, और पाला से बचने के लिए ये टिश्यू पेपर की एक परत बनाई जाती है इस प्रकार, ये ढक दी जाती है, आपने देखा होगा। तो वो संरक्षित खेती में आता है, मल्चिंग वगैरह ये सब संरक्षित खेती में ही आपके आते हैं। ठीक है, कृषि वानिकी, कृषि के साथ साथ फसल में, पेड़ों में बागवानी व झाड़ियों की खेती कर फसल उगाना ही क्या कहलाता है? कृषि वानिकी कहलाता है। कृषि के साथ साथ फसल चक्र में पेड़ों, बागवानी, झाड़ियों की खेती करना कर फसल बोना ही क्या कहलाता है? आपका कृषि वानिकी। जैसे आपने फसल चक्र के अंतर्गत पपाया लगा लिया, या और कम अवधि वाली मोरिंगा की फसल लगा ली। ठीक है,
कोई झाड़ी लगा ली। झाड़ी के तौर पर आप हॉर्टिकल्चर में करौंदा का यूज कर सकते हैं। रोपण कृषि, विशेष प्रकार की खेती, रबड़, चाय, कहवा की खेती एक कहलाती है आपकी रोपण खेती कहलाती। शुष्क या बरानी खेती, शुष्क क्षेत्रों में जल की संयोजित संरक्षण व उपयोग कर कम पानी की आवश्यकता वाली शीघ्र पकने वाली फसलों की खेती क्या कहलाती है? शुष्क खेती। राजस्थान में खेती या आप राजस्थान में कह सकते हैं यह खेती उन क्षेत्रों में की जा सकती है जहाँ पर 50 सेंटीमीटर से औसतन वार्षिक वर्षा होती है। शुष्क खेती कहलाती है। पश्चिमी राजस्थान में यह कृषि सर्वाधिक होती है। अंत में देखते हैं, क्लास लंबी हो रही है आपकी, तो हम जो भारतीय कृषि के बारे में प्रमुख विचारकों के विचार के साथ क्लास समाप्त करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कृषि के बारे में क्या कहा था मित्रों? बताइए छोटे भाइयों बहनों। सब कुछ इंतजार कर सकती है सिवाय कृषि के। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। योजना आयोग ने क्या कहा? भारतीय कृषि मानसून का जुआ है। जिस प्रकार जुए में पैसे चले जाते हैं या आ भी जाते हैं, चले भी जाते हैं, इसी प्रकार मानसून का जुआ है। यदि आपका मानसून मौसम ने संग दिया तो कृषि अच्छी हो जाती है, मुनाफे का भाग हो जाती है। ठीक है, मुनाफा हो जाता है। ठीक है। महात्मा गांधी ने क्या कहा? मेरे भाइयों, देश की आत्मा, भारत की आत्मा गांव में बसती है। हम भी गांव में रहने वाले हैं, आप भी गांव में रहने वाले हैं, बट पढ़ने के लिए तो शहर जाना पड़ेगा। गांव में इसलिए बसती है क्योंकि जो उत्पादन ज्यादातर खाने का, आपका गेहूं का ज्यादातर प्रोडक्ट की खेती गांव में ही तो होती है। गेहूं, चावल, जौ, मक्का, धान, बाजरा, मूंगफली, सरसों, ये सब आपकी कहाँ होते हैं? गांव में ही तो होते हैं। शहर में क्या खाक होगा? और महात्मा गांधी का एक और विचार था, धरती माता के सपूत, जो धरती को हर प्रकार की भूख प्यास की चिंता करते हैं, वो कौन है? हम ही किसान ही तो हैं। धरती माता के धन के सच्चे अधिकारी हैं कौन? किसान लोग, हम लोग। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। टेंशन की कोई बात नहीं है, फुल कोर्स कराएंगे। मजा आ रहा हो तो पढ़ने में अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा, या नहीं पूछ पाते हैं आप तो इस इंस्टा पर डीएम करके पूछ सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी जानते हो आप? नहीं हो मालूम तो ये लिखिए आप। इंस्टा पर कोई भी डाउट हो पूछ सकते हैं, या कमेंट में पूछ सकते हैं। अजय पटेल एग्रीकल्चरिस्ट के नाम से हमारी इंस्टा आईडी, तो वहाँ पर अभी आप सवाल पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो तो। ठीक है, आपके सवाल का जवाब मिलेगा कमेंट में भी जवाब दे दूंगा। टेंशन की कोनो बात नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास।